नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। आराध्या बच्चन को टक्कर देती है लारा दत्ता की बेटी सायरा भूपति। आंखों पर फिदा हुए फैंस। अमेरिका ने माना रूसी सेना को बेदखल करना है बेहद कठिन, ऐसे हमलों की घोषणा। कर्ज के बदले पाकिस्तान ने लगाई बालूचिस्तान की बोली। चीन को दी कीमती संसाधनों की लूट की छूट। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 25 जनवरी को। बनेगी त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड चुनाव की रणनीति। मनाली में बर्फबारी, सोलांग वैली में टूरिस्ट की मस्ती, लेह हवाई हाईवे और अटल टनल हुए बंद। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से केंद्र सरकार के खिलाफ जारी की चार्जशीट। हाँ, ये जानते हैं खबरें विस्तार से। लारा दत्ता की बेटी सायरा भूपति की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। लारा ने बेटी के जन्मदिन पर तस्वीरें शेयर की थी। लारा की बेटी की तुलना ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन से हो रही है। इतना ही नहीं, लोग उन्हें भविष्य की मिस यूनिवर्स भी बता रहे हैं। लारा दत्ता की बेटी सायरा भूपति 20 जनवरी को 11 साल की हो गई। इस मौके पर उन्होंने बेटी की क्यूट तस्वीरें शेयर कर एक खूबसूरत बर्थडे नोट लिखा। लारा के बर्थडे नोट से ज्यादा उनकी बेटी की तस्वीरों ने फैंस का ध्यान खींचा। दरअसल लारा दत्ता ने बेटी सायरा के बर्थडे पर 2 तस्वीरें शेयर की थी। एक तस्वीर में वो बेहद क्यूट दिख रही है, उनकी आंखें फैंस को खूब पसंद आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में सायरा क्यूट स्माइल देते हुए फोटो के क्लिक का लिए पोज दे रही है। शायरा की दोनों ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लारा दत्ता ने बेटी सायरा की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मेरी खूबसूरत सपने देखने वाली बेटी, हमेशा खुश, स्वस्थ और विनम्र रहो। मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। शायरा भूपति की पापा महेश भूपति से भी काफी अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों साथ में फादर डॉटर पोलो को खूब एंजॉय करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के दावों के विपरीत एक शीर्ष अमेरिकी जनरल ने कहा कि इस वर्ष यूक्रेन में कब्जे वाले प्रत्येक इंच क्षेत्र के से रूसी सेना को सैन्य रूप से बेदखल करना है बेहद कठिन। यूएस ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने शुक्रवार को कहा कि रूसी सेना को खदेड़ना कठिन तो होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं हो सकता। न्यूज एजेंसी को दी गई रिपोर्ट के अनुसार जनरल मिले ने जर्मनी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सैन्य दृष्टिकोण से वह अभी भी मानते हैं कि इस वर्ष के लिए यूक्रेन के हर इंच और कब्जे वाले या रूस के कब्जे वाले यूक्रेन से रूसी सेना को सैन्य रूप से बेदखल करना बहुत ही मुश्किल होगा। उन्होंने आगे कहा कि इसके मतलब ये भी नहीं है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन बहुत बहुत ही मुश्किल होगा। जनरल मिले ने कहा कि अमेरिकी उपकरणों की डिलीवरी और यूक्रेन सेना की प्रशिक्षण के आधार पर यूक्रेनियन के लिए संभव है कि वो ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए एक महत्वपूर्ण टेक्निकल या यहाँ तक कि ऑपरेशनल स्तर के आक्रमण अभियान भी चलाएं। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुरुवार को यूक्रेन को रूसी आक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एक और सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है, जिससे कुल अमेरिकी सैन्य सहायता 27.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गई है।
पाकिस्तान की कर्ज में डूबी सरकार ने बालूचिस्तान को एक तरह से चीन के हवाले कर दिया है। इस पिछड़े इलाके में गैस और कई बहुमूल्य धातुओं का प्राकृतिक संसाधनों का खजाना भरा पड़ा हुआ है। चीन इन प्राकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध खुदाई करता जा रहा है, जबकि ये पूरा इलाका केवल 1,000 अमेरिकी डॉलर के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी के साथ ही एक गरीब क्षेत्र बना हुआ है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत चीन अब पाकिस्तान के सबसे बड़े राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को जमकर लूट रहा है। चीनी कंपनियों यहां से खूब मुनाफा कमा रही है। बालूचिस्तान की स्थानीय आबादी को इससे मिलने वाले रोजगार या होने वाली आर्थिक लाभ बहुत ही कम है। इसी तरह से हालात म्यांमार में भी देखे जा रहे हैं। यहाँ चीन ने हाल के समय में सीमावर्ती इलाकों में अवैध रूप से खनन का काम तेज कर दिया है। बालूचिस्तान में सोने, चांदी और तांबे की खदानों को चलाने वाले चीनी कंपनी ने दावा किया है कि उसने कोविड-19 के कारण काम में रुकावट के बावजूद 2021 में लगभग 7.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का मुनाफा कमाया है। इस मुनाफे का एक काफी बड़ा हिस्सा चीन को वापस भेज दिया जाता है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 25 जनवरी को होगी, जिसमें पार्टी 3 राज्य त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर फैसला करेगी। निर्वाचन आयोग ने 18 जनवरी को इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों का ऐलान 2 मार्च को एक साथ होगा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव में एक सामान्यता ये है कि 3 राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के लिए त्रिपुरा में 21 जनवरी से 30 जनवरी तक, मेघालय और नागालैंड में 31 जनवरी से 7 फरवरी तक नामांकन कर सकेंगे। नाम वापसी की आखिरी तारीख त्रिपुरा में 2 फरवरी और मेघालय नागालैंड में 10 फरवरी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया था कि तीनों राज्यों में 9,125 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 2018 के मुकाबले 82% ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तीनों राज्यों में 376 पोलिंग स्टेशन महिला स्टाफ संभालेंगे। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में कुल मतदाताओं की संख्या 62.8 लाख है। इनमें 31.47 लाख महिला मतदाता हैं और 80 साल से ज्यादा उम्र वाले 97,000 वोटर्स यहाँ हैं। तीनों राज्यों में 1.76 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। हिमाचल में 2 दिन में प्रदेश के 8 जिलों की चोटियां बर्फ से लकदक हो गई है। राजधानी शिमला में बारिश के साथ फाहें गिर रही है। अब शिमला में पानी सड़कों पर जम रहा है और फिसलन वाली रास्ता करीब बना हुआ है। मनाली, हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मौसम साफ बना हुआ है। बीते 3 दिन हिमाचल में बर्फबारी और बारिश देखने को मिली है। मनाली, शिमला सहित तमाम टूरिस्ट स्पॉट पर बर्फ गिरी है। शुक्रवार को मनाली शहर सहित सोलांग नाला, अटल टनल और रोहतांग पास के आसपास बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते अटल टनल एक बार फिर से सोलानिया के लिए बंद हो गए हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार को सोलानिया को केवल सोलांग नाला तक ही जाने दिया जा रहा है। यहाँ काफी संख्या में सोलानी उमड़ रहे हैं। लाहौल पुलिस के अनुसार सोनाली मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH3 बर्फबारी के कारण सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद हुए हैं। इसके अलावा दारचा, सेंकुला मार्ग और पांगी किलाड़ राजमार्ग सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। काजा सड़क गाफरू से काजा बंद है तथा सुमदो से लाहौल लोसर तक चार वाहनों के लिए खुला गया है। स्थानीय लोग तथा पर्यटकों को हिदायत दी जाती है कि बर्फबारी होने पर अनावश्यक यात्रा से बचें।
लाहौल स्पीति के उदयपुर उपमंडल में कुकुमसेहरी के पास शुक्रवार को एक कार बर्फ से फिसल गई और चालक को हल्की फुल्की चोटें भी आईं। हिमाचल में अगले 25 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा, ऐसा ही अनुमान किया जा रहा है। इस दौरान बारिश और बर्फबारी का अनुमान भी किया जा रहा है। सुबह में बारिश और बर्फबारी के चलते 300 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। हिमाचल में 2 दिन में प्रदेश के 8 जिलों के चोटियां बर्फ से लकदक हो गए हैं। राजधानी शिमला में बारिश के साथ अफवाहें भी गिर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होने जा रही है। इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने एक नए अभियान की घोषणा कर दी है, जो 26 जनवरी से शुरू हो जाएगा। पूरे 130 दिनों के ऐतिहासिक कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को शुरू कर दिया है और कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इसका लोगो भी साझा कर दिया है। कहा कि हमने केंद्र सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट भी जारी की है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि 130 दिनों के बाद कांग्रेस को देश की जनता से पर्याप्त इनपुट मिला है। पैदल चलते हुए लाखों लोगों ने राहुल गांधी से बात की है। हम उनके दर्द को समझ सकते हैं और जो वे मोदी सरकार के कुशासन के कारण क्या कुछ नहीं झेल रहे हैं। नए अभियान के बारे में बताते हुए केसी ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू होगा। भारत जोड़ो यात्रा का संदेश आम लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर अभियान चलाया जाएगा। इस नए अभियान के बारे में बताते हुए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो अभियान का दूसरा चरण है। भारत जोड़ो अभियान में विचारधारा के आधार पर ही राहुल जी ने मुद्दे उठाए थे। उसको चुनाव से कई लेन देन नहीं था। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में हमारा निशाना मोदी सरकार की विफलताएं हैं। ये 100% राजनीतिक है। एक फरवरी 2023 को केंद्र सरकार संसद में नए साल का बजट पेश करने जा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी आम बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। इसी संबंध में बुजुर्ग ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आम बजट में सीनियर सिटीजन को राहत देने की मांग की है। वरिष्ठ नागरिक ने पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से आम बजट में सीनियर सिटीजन को रेल किराया में मिलने वाले छूट को बहाल रखने की मांग की है। दिल्ली एनसीआर स्थित मानव सेवा समिति के वरिष्ठ नागरिक सेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन को ट्वीट करके आलाप पत्र भेजकर इस साल के केंद्रीय बजट में सीनियर सिटीजन्स को पहले मिलती आ रही रेल किराए में छूट को बहाल करने की घोषणा करने की गुहार लगाई है। समिति की महिला सेल की चेयरपर्सन वरिष्ठ नागरिक उषा किरण शर्मा और वरिष्ठ नागरिक सेल के संयोजक एम.एल. मोदी ने कहा है कि सरकार हर आयु वर्ग के हित में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। कोरोना काल से पहले वरिष्ठ नागरिकों को भी रेल के किराए में काफी छूट मिलती थी, लेकिन उसके बाद ये छूट बंद कर दी गई है। इससे वरिष्ठ नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से ना तो सीनियर सिटीजन भारत भ्रमण पर कहीं जा रहे हैं और ना ही किसी तीर्थ यात्रा पर। रूस की राजधानी मॉस्को से 240 यात्रियों को लेकर गोवा आ रहे एक विमान को बम की धमकी के बाद शनिवार तड़के उज्बेकिस्तान की ओर मोड़ दिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि अजूर एयर द्वारा संचालित उड़ान संस्थान ने AZV 2463 को तड़के 4:15 बजे दक्षिण गोवा के डबोली हवाई अड्डे पर उतारना था, लेकिन इसके भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही इसे उज्बेकिस्तान की तरफ मोड़ दिया गया। अधिकारी के मुताबिक डबोलिस हवाई अड्डे के निर्देशक को देर रात करीब 12:30 बजे एक ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें विमान में बम होने का जिक्र किया गया था।
इसके बाद विमान को उज्बेकिस्तान की तरफ मोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि ये घटना मॉस्को से गोवा जा रही एक उड़ान को बम की धमकी के बाद गुजरात के जामनगर हवाई अड्डे पर आपातकालीन स्थिति में उतारे जाने के लगभग 2 सप्ताह बाद हुआ है। गौरतलब है कि इस महीने दूसरी बार अजूर एयरलाइन के विमानों को सिक्योरिटी थ्रेट मिला है। इससे पहले 10 जनवरी को जामनगर हवाई अड्डे पर बम होने की झूठी रिपोर्ट के कारण अजूर एयर के एक विमान की आपातकालीन लैंडिंग हुई थी। घटना के दिन विमान में 236 यात्री थे जब इसे जामनगर हवाई अड्डे पर उतारने के लिए मंजूरी दे दी गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक ईमेल धमकी में दावा किया गया था कि गोवा में जाने वाले विमान में बम है। घटना के बारे में रूसी दूतावास को सतर्क करने के अलावा हवाई अड्डे के अधिकारियों ने क्षेत्र को सील कर दिया था और विमान की लगभग 9 घंटे लंबी सुरक्षा जांच की गई थी। हालांकि जांच में धमकी अफवाह साबित हुई थी। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी P3 में लोग बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को शिकायत भी कर दी है, लेकिन स्थिति यह है कि समस्या सुलझाने के लिए अभी कुछ दिन तक और लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। लोग रोज लाइन में लगकर पानी भरते हैं। P3 सोसाइटी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के वर्क सर्कल 4 में है। वहां पानी को लेकर बीते कई दिनों से लोग परेशान हो रहे हैं। रोज टैंकर आता है और लोग उसी से पानी भरते हैं। अगर यह किसी कारण पानी भरने से चूक गए तो पूरा दिन कैसे गुजारा होता है, आप समझ सकते हैं। टैंकर के भरोसे रहते 18 दिन इन लोगों को हो गए हैं। P3 सेक्टर के RWA अध्यक्ष आदित्य भाटी ने बताया, हमारे यहाँ कई दिनों से पानी की समस्या हो रही है। कई बार ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं हो पा रहा है। हम लोग पानी के टैंकर पर निर्भर हैं। रोज सुबह महिलाएं लाइन में खड़ी होकर पानी भर रही हैं। कई दिनों से रोज टैंकर से पानी भरने के लिए लाइन में लग रही स्थानीय निवासी सरिता ने कहा, अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी नहीं हो पाया। असल में करीब 3 साल पहले बसी इस सोसाइटी के लिए पाइपलाइन ही नहीं है। यहाँ आसपास की सोसाइटियों की लाइन से टेम्पररी व्यवस्था की गई थी, लेकिन कुछ महीनों से वो भी बाधित है। यूपी के लखीमपुर खीरी में गन्ना कटाई को लेकर 2 पक्षों में विवाद को सुलझाने गए पुलिस दारोगा और 2 सिपाहियों की दबंगों ने पिटाई करते हुए सरकारी पिस्तौल छीनकर फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक पिस्तौल बरामद नहीं हो पाई है। पुलिस इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूरा मामला गोला कोतवाली क्षेत्र के मूढ़ा गांव का है। दरअसल गन्ना काटने को लेकर रिंकी देवी और उसकी सौतेली मां सुनीता के बीच विवाद हो गया। रिंकी ने इस बात की शिकायत मूढ़ा पुलिस चौकी पर की। उसके बाद उसके सौतेली मां को समझाने के अनुसार जो खेत में गन्ना लगाए थे उसकी कटाई करने नहीं दे रही है। जब पुलिस चौकी में मौजूद दारोगा अरुण कुमार 2 सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे तो सुनीता के पक्ष में आए संजय से कहासुनी हो गई। उसके बाद संजय और उसके गुर्गो ने दारोगा अरुण कुमार और दोनों सिपाहियों की जमकर पिटाई कर दी और सरकारी पिस्तौल लेकर मौके से फरार हो गए। पुलिस के साथ हाथापाई का किसी शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरोगा की पिटाई और पिस्तौल गायब होने की सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। पुलिस ने पिस्तौल की बरामदगी के लिए 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को दरोगा की सरकारी पिस्तौल अभी तक नहीं मिल पाई है। पूरी यूपी के लखीमपुर खीरी में गन्ना कटाई को लेकर 2 पक्षों में विवाद को सुलझाने गए पुलिस दरोगा और 2 सिपाहियों की दबंगों ने खूब पिटाई करते हुए सरकारी पिस्तौल छीनकर फरार हुए। अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास की कसौटी पर काम करने वाले राजस्थान की खाकी कई बार समाज के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ
ऐसे उदाहरण पेश कर देते हैं जिसको सुनकर देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है बाड़मेर जिला मुख्यालय पर एक खाकी के जावाज की मेहनत को देखकर। बाड़मेर जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन में कार्यरत दुर्जन सिंह भाटी की मेहनत ने धारों में केले का बगीचा लहराया है। जैसलमेर के फतेहगढ़ के पनराजपुरा निवासी दुर्जन सिंह के बाड़मेर से साल 2008 से कांस्टेबल के पद पर लगे हुए हैं। वर्तमान में दुर्जन सिंह पुलिस लाइन में सहायक हवलदार मेजर पद पर कार्यरत है। पुलिस की नौकरी के साथ उनका जुनून पर्यावरण संरक्षण को लेकर कुछ अच्छा और अनूठा करने का था और यही वजह है कि 3 साल की मेहनत से उन्होंने बाड़मेर पुलिस लाइन में कई किस्म के पौधे लगाए हैं, जिसमें सबसे खास है केले का बगीचा। बाड़मेर पुलिस लाइन में दुर्जन सिंह की मेहनत से न केवल 50 पौधे केले के लहला रहे हैं, साथ ही इन पौधों पर फल भी लग चुके हैं। सिंह की मेहनत को देखते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने वाटिका की सराहना करते हुए इन्हें सम्मानित भी किया है। बाड़मेर के पुलिस लाइन में शहीद स्मारक के पास तैयार इस बगीचे को सिंह अपनी ड्यूटी के बाद रोजाना 2 से 4 घंटे पौधों की सार संभल व पानी देने का काम करते रहे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से ईसाई मिशनरीज का एक नया खेल सामने आया है। आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ बीमारी ठीक करने के नाम पर लोगों को धर्मांतरण न करने पर जोर दिया जा रहा है। जिले के ओराई में चंगाई संभा का आयोजन विभिन्न क्षेत्र में लगातार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जगह बदल बदल कर सभा का आयोजन होता है और स्थानीय मैथिली भाषा में यीशु के संदेश भी बांटे जा रहे हैं। बता दें कि अक्सर रविवार को चंगाई सभा में सैकड़ों की भीड़ जुटती है। इस सभा में शामिल होने के लिए दूर दूर से महिलाएं आती हैं। सभा में मसीह गुरु के नाम पर प्रार्थना की जाती है। कहा जाता है कि प्रार्थना कर लेने से दुख और तकलीफ दूर हो जाती है। इस सभा का नेतृत्व घसना गांव के एक ग्रामीण महिला करती है। इस सभा में शामिल होने वाले ज्यादातर सुदूर और ग्रामीण महिलाएं रहती हैं। हालांकि मीडिया के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है। किसी प्रकार से फोटो और वीडियो लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहता है। सभा में शामिल महिला ने बताया, परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना करने से उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे धर्मांतरण बता रहे हैं। वही सभा में शामिल महिलाओं का कहना है कि बड़े बड़े डॉक्टर से पूरी तरह से थक गए थे वो। इनके शरण में आने के बाद बहुत अच्छा हुआ है, पूरी तरह से चंगा महसूस कर रहे हैं और परिवार भी सुखी संपन्न है। अमृतसर टू पटना के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू कर दी गई है, जो सिख श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। सिख संगतों की सुविधा के मद्देनजर रखते ही ये कदम उठाया गया है। दरअसल हवाई मार्ग के जरिए पटना और अमृतसर के एक दूसरे से जुड़ने जा रहा है। स्पाइस जेट ने अमृतसर और पटना के बीच उड़ान फिर से शुरू करने का फैसला किया है। पहले भी ये फ्लाइट ऑपरेट हो रही थी, लेकिन घने कोहरे के कारण इसका परिचालन स्थगित किया गया था। फ्लाइट का परिचालन शुक्रवार 20 जनवरी से शुरू हो गया। स्पाइस जेट ने शुक्रवार से ही अमृतसर से पटना के बीच सीधी उड़ान सेवा फिर से बहाल कर दिया है। दोनों शहरों के बीच ये फ्लाइट रोजाना अप डाउन करेगी। इस अमृतसर के अलावा अन्य राज्यों में बसने वाले सिखों को भी फायदा पहुंचेगा। ये फ्लाइट रोजाना अमृतसर से दोपहर 12:95 पर उड़ान भरेगी। इसके बाद 2:40 पर सफर 40 घंटे की सफर तय करके 3:35 पर वो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। वहीं पटना से यह फ्लाइट रोज शाम को 4:10 पर वापसी करेगी। इस फ्लाइट का सफर 2 घंटा 35 मिनट का होगा और शाम के 6:45 पर यह फ्लाइट अमृतसर के लिए पहुंचेगी। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।